लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम वीडियो में द्विघात समीकरण के अंतर्गत पांचवें सीरीज के तहत द्विघात समीकरण के मूलों के प्रकृति को निकालना सिखाएंगे। उम्मीद है कि इसके पहले जिन बच्चों ने हमारे YouTube के वीडियो को नहीं देख सके हैं वो हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब कर देख लें, जिनसे उन्हें समझने में परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में हम आपको मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं उन्हें हम सिखाएंगे। इसके अलावे द्विघात समीकरण बनाना भी बताएंगे आज के वीडियो में। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसकी प्रकृति निकालेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। केवल मैट्रिक परीक्षा में ही न सही, यह प्रतियोगी परीक्षा में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मूलों की प्रकृति हम इस ढंग से बताएंगे कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी मूल की प्रकृति कैसे निकालेंगे सीख जाएंगे। उम्मीद है कि हमारे वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहें। उम्मीद है कि आपको मूलों की प्रकृति निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम चलते हैं मूलों की प्रकृति की ओर। क्या होता है मूल, कैसे हम प्रकृति जानेंगे, क्या होता है उस चीज को हम दिखाते हैं। सबसे पहली बात है, हमने विवेचक निकालना सिखाया था। क्या निकालना सिखाया था? विवेचक। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट डी से सूचित करते हैं। मूलों की तीन प्रकृति होती है, तीन ही घटना घट सकती है। डी का जो हम मान निकालेंगे, तीन ही घटना घट सकता है। वो क्या है? तो वो घटना है कभी डी का मान जो है कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। दूसरा घटना हो सकता है कि डी का मान क्या हो गया? 0 से छोटा हो जाए। डी से छोटा कब होगा? जब डी का मान माइनस में आ जाए। और तीसरा घटना जो घट सकता है वो डी का मान, विवेचक का मान 0 से क्या होगा? बड़ा हो सकता है। इसके अलावे कोई भी चीज नहीं होगा। हमने क्या क्या देखा? डी का मान 0 होगा, डी का मान 0 से छोटा होगा और डी का मान 0 से बड़ा होगा। तीन कंडीशन में क्या क्या होगा उस चीज को हम देखते हैं। बस इस पॉइंट को ही याद रखेंगे और हमसे मूलों की प्रकृति निकल जाएगा। डी का मान यदि 0 हो तो इस कंडीशन में हमारा जो होगा इसको बोलते हैं मूल समान होगा। मूल क्या होगा? समान होगा, ठीक है, और वास्तविक होगा। मूल समान होगा और क्या होगा? वास्तविक होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मूल समान, मूल किसको बोले थे? अल्फा और बीटा को। इसका मूल समान का मतलब यदि डी का मान 0 आ जाए तो इस कंडीशन में अल्फा और बीटा का मान सेम होगा और क्या होगा? वास्तविक होगा। दूसरा घटना है डी का मान क्या हो? 0 हो। जब डी से छोटा हो गया, डी से कम हो गया तो इस कंडीशन में जो हमारा मूल होगा वो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक होगा। इसका मतलब इसको यह भी कह सकते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जब डी का मान 0 हो तो इस कंडीशन में मूल जो है असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। असमान कहने का मतलब है अल्फा का मान कुछ निकलेगा, बीटा का मान कुछ निकलेगा और क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। और क्या होगा? वास्तविक होगा। हम क्या क्या इस कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रख सकते हैं यदि डी का मान 0 आए या 0 से बड़ा आए तो क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। दोनों कंडीशन में, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन, मतलब डी का मान यदि 0 आ जाए और डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो दोनों हाल में मूल क्या है? वास्तविक है। और एक कंडीशन था यदि डी का मान 0 आ जाए तो मूल समान हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान सेम हो जाएगा। कब? जब डी का मान 0 हो जाए। यदि 0 का मान बड़ा हो गया हम क्या बोलेंगे? मूल क्या है? असमान है। और यदि 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब यदि नेगेटिव हो जाए तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम कुछ सवाल को लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। सवाल हमारे बोर्ड पर है। बोला एक समीकरण दे दिया था, बोला मूलों की प्रकृति निकालें। तो मूलों की हम प्रकृति क्या निकालेंगे? हमारा डिसाइड मूलों की प्रकृति जो होता है वो डी से होता है। इसलिए सबसे पहला काम है
कोई भी समीकरण दे उसका क्या करना है, डी का मान निकालना है। तो डी का मान हम क्या जान रहे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बारी है ए बी सी का मान कैसे मिलेगा। तो ये जो मेरा समीकरण था इसी से मेरा ए का मान, बी का मान और किसका मान निकलेगा, सी का मान। तो ए हम किसको बोले थे, हम बोले थे ए उसी को बोलेंगे जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना करे, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कितना था 1। बी किसको बोले थे, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहे तो कितना -10, और जो बच गया वो मेरा क्या, सी हो गया। अब हम इसमें मान पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 1 गुना सी का मान कितना 5। 10 का स्क्वायर कितना 100 और माइनस का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 1 4 और 4 पंचे 20, कितना हो गया 80 हो गया। हम कह सकते हैं मूल कैसा है, हम बता सकते हैं डी का मान 80 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं डी का मान 0 से क्या है, बड़ा है। यदि बड़ा हो तो इस कंडीशन में क्या हम बताए थे, मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। असमान का मतलब अल्फा का मान कुछ निकलेगा और बीटा का कुछ कुछ निकलेगा। पहले हम मूलों की प्रकृति सिखा देते हैं, उसके बाद असमान कैसे निकलेगा उस चीज को भी हम बताएंगे। तो हम क्या क्या किए, एक समीकरण था, बोला मूलों की प्रकृति निकालिए। तो मूल का प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, डी से डिसाइड होता है कि मूल वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, समान होगा, असमान होगा। इसके लिए हमको डी का मान निकालना था, ए बी सी का मान मालूम था, हम डी का मान निकाल लिए। मेरा कितना निकला 80 निकला। 80 का मतलब है 0 से मान क्या है, बड़ा है। इस कंडीशन में हमें कह सकते हैं क्या, जब 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। और समान और असमान में यदि डी का मान 0 हो जाए तो यहाँ समान होगा, यदि 0 से बड़ा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, असमान बोलेंगे। ठीक है। अगला सवाल था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0, मूलों की क्या करिए, प्रकृति निकालिए। तो हम मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे। तो ए बी सी का मान हम देख लेते क्या, ए का मान एक किसको बोलेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई रहे उसको ए, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहे बी, और जो ऐसे उसको क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। कंडीशन बोला तो मूलों की प्रकृति निकालिए। तो प्रकृति उसका नेचर कैसे निकलेगा, जब हम डी मालूम करें, और डी हम बताए थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान यहाँ मेरा कितना है, -3 -4 गुना ए का मान कितना 2 गुना सी का मान कितना 5। तो मेरा कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस, 9 4 दूनी 8 8 पंचे 40। इसको यदि हम घटाएंगे तो मेरा क्या हो गया -31। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी का जो हम मान निकाले -31, इसका मतलब है डी का मान जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है। यदि डी का मान छोटा हो जाए इसका मतलब सीधा लिख देंगे क्या, मूल काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि डी का मान निगेटिव में आ जाए और बोले मूल निकालने तो मूल नहीं निकलेगा। इसका मतलब यदि डी का मान माइनस में आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो उसका अल्फा और बीटा का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा सवाल हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0, मूलों की प्रकृति निकालें। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। क्या क्या बोला, पहले बोला मूलों की प्रकृति निकालिए। तो हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालते हैं। कैसे, जब मेरे पास समीकरण था उस समीकरण से हम क्या करते हैं, मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा, मूलों की प्रकृति ए का मान मेरे पास 3 था, बी किसको बोले, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको बी बोल देंगे माइनस, और सी किसको बोलेंगे, जो बच गया। अब डी का मान हम विवेचक निकालते हैं। तो हम पढ़ाए थे कि डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम क्या करेंगे, b का मान मेरा कितना था -4√3 का स्क्वायर -4 गुना a का मान क्या 3 × 4। अब किसी को ये गुना करने में दिक्कत होगा, सबसे आसान है माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। 4 को 2 बार पढ़ेंगे, 4 चक्के 16 और √3 गुना √3 3 हो गया कितना स्क्वायर, इसका 16 और ये दोनों √3 गुना √3 3, तो 16 दिया कितना 48 हो गया, -4 दिया 12 बढ़ चुके 48। यदि 48 में 48 को घटा दिए तो मेरा कितना हो गया 0 हो गया। ये क्या कह रहा है, अब कंडीशन मेरा जो डी का मान निकला वो कितना निकल गया 0 निकल गया।
अब कह रहा था मूलों की प्रकृति निकालिए, तो हम कह सकते हैं यदि d का मान 0 हो तो हम कह सकते हैं मूलों की प्रकृति क्या है, मूल बराबर और क्या है, समान है। क्या है, मूल बराबर और समान है। अब कंडीशन बोला यदि मूलों का अस्तित्व हो, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व कब होता है, जब d का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो मूलों का अस्तित्व होता है। और इसके पीछे सवाल जो d का मान माइनस में आया था, -31 या समथिंग जो आया था, वो d का मान यदि 0 से छोटा आ जाए मतलब निगेटिव आ जाए, उसको बोलेंगे अस्तित्व में नहीं है। यदि ये अस्तित्व में है, बोला यदि मूलों का अस्तित्व है, तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या समझे, अस्तित्व कैसे हम जानेंगे, यदि d का मान 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो उसका अस्तित्व होता है, और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो इस कंडीशन में d का मान 0 आया है, इसका मतलब अस्तित्व है। बोला तो उन्हें क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए मतलब अल्फा और बीटा का मान, तो अल्फा का मान हम बताए थे -b प्लस √d बटे क्या 2a। ठीक है, अब हम इसमें मान सेट करते हैं। -b का मान कितना, -4√3 सेट कर लिए, प्लस √d का मान कितना 0 बटे 2 गुना a का मान मेरा कितना है 3, तो 3 रख दिए बराबर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मेरे पास क्या हो गया 4√3, और यहाँ क्या मेरा हो गया 2 गुना 3, 2 से कट गया 2 बार में, और √3 कट गया, मेरा क्या हो गया 2 बटे √3। किसका मान निकला, अल्फा का। अब हम क्या करते हैं, इससे हम बीटा का मान निकालते हैं। किसका मान, बीटा का मान निकालते हैं। तो बीटा मेरा क्या होगा, तो -b बटे 2a। इसको भी हम सेट करेंगे तो मेरा 2 बटे क्या आ जाएगा √3। क्यों, इसीलिए ये भी सेम था, ये भी सेम था। फर्क किससे पड़ता है, यहाँ माइनस से फर्क पड़ता है। ये जब 0 है तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अल्फा का जितना मान निकाले थे, बीटा का भी मान सेम निकाले हैं। इसका मतलब अल्फा का मान बीटा के क्या हो गया, बराबर हो गया। इसीलिए हम लिखते हैं क्या, यदि d का मान 0 होता था, इसी कंडीशन को देख करके हम लिखते हैं मूल क्या होगा, बराबर होगा। यही मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस प्रश्न में भी हमें क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति, और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या करना है, ज्ञात करना। तो हम कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालना है। तो मूलों की प्रकृति जैसे ही क्वेश्चन आए, इसका मतलब मूलों की प्रकृति कैसे निकलेगा, जब हम d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकलेगा, ये मेरा समीकरण था कि a का मान 2 हो गया, b का मान -6 हो गया, और c का मान कितना हो गया 8 हो गया। क्यों, x² के साथ जो भी मल्टीप्लायर है, यह चीज़ हम बार बार बोल रहे हैं, x के साथ जो मल्टीप्लायर है वो b, और जो ऐसे रहे c। तो हम d का मान कैसे निकालेंगे, b² - 4ac। b का मान मेरे पास -6 था, -4 इंटू a का मान 2 गुना 1, कितना हो गया 36, -4 दूनी 8, 8 छके 48। तो इस कंडीशन में घटा के मेरा क्या हो गया, d का मान -12। तो हम कह सकते हैं d का मान 0 से क्या है, छोटा है। यदि d का मान छोटा हो तो इसका मूल क्या होगा, अस्तित्व में नहीं है। ये भी हम लिख सकते हैं, यदि d का मान 0 से छोटा आ जाए तो हम लिखेंगे अस्तित्व में नहीं है। या और क्या लिख सकते हैं, इसका मूल काल्पनिक होगा। मूल क्या होगा, काल्पनिक है। ठीक है, यदि d का मान बड़ा होता 0 से, मतलब 1 2 3 4 10 20 50 निकलता, तो उस कंडीशन में मेरा मूल वास्तविक और असमान होता, और अल्फा का मान और बीटा का मान निकलता। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण, इसका एक सूत्र होता है x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0। ये क्या है, सूत्र है। इसको क्या करना है, याद रखना है। क्या क्या बोले, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0।
इस चीज में विद्यार्थी कहाँ कहाँ गलती करते हैं, इसमें दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप हम देते हैं, क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन है द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 5 तथा गुणनफल 7 है। ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, हम बताए थे द्विघात समीकरण का सूत्र क्या आता है, x² माइनस मूलों का योग, मूलों का योग हमको मालूम था कितना, 5 इंटू एक्स प्लस गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना है 7। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। इसके आगे हम बताएंगे विद्यार्थी इसी सवाल को कहाँ कहाँ गलत करता है। एक टाइप का ये हो गया और दूसरे टाइप के इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको हम आगे बताने का प्रयास करते हैं। सवाल है हमारा, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 8 तथा गुणनफल -17। हम क्या करेंगे, x² माइनस क्या बताए थे मूलों का योग, तो मूलों का योग हमको कितना मालूम था 8 गुना x, फिर था प्लस, फिर प्लस मूलों का गुणनफल तो मेरा कितना था -17 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x² माइनस 8x माइनस 17 बराबर 0। कितना आसान चीज है और इसी में विद्यार्थी क्या कर देता है, गलत कर देता है। तो इस टाइप का एक प्रश्न और लेते हैं। सवाल है हमारा, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 4 होना चाहिए और गुणनफल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो हमको मालूम था x² माइनस मूलों का योग कितना है 4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना था 7 इक्वल टू 0। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। इसी में दूसरा सवाल दूसरे टाइप से कैसे पूछा जाता है उसको हम बताते हैं। इसमें दो तरह का खाना था, एक खाना रेडीमेड बना हुआ था और एक खाना को बनाना था। वो कैसे, यहाँ बोला था मूलों का योग और यहाँ मूलों का गुणनफल सेट करना। यदि मूलों का योग डायरेक्ट दिया हुआ था, इस तीनों सवाल में हम देखें मूलों का योग दिया हुआ था, केवल सेट रख देते थे और मेरा आंसर हो जाता था। अब इसके आगे जो सवाल होगा उसमें मेरा मूल दिया हुआ रहेगा और उसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा और गुना करना होगा, तभी हमसे सवाल बनेगा। हम अगला सवाल को लेते हैं। तो इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आइए हम उसको दिखाते हैं। कंडीशन था द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और 4 हो। इसका मतलब मूल 3 और 4 है, इसका मतलब अल्फा का मान 3 था और बीटा का मान कितना था 4 था ना। इसको ये भी हम लिख सकते थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू 0। ये भी सूत्र, यही सूत्र सेम चीज हुआ। तो क्या क्या घटना हो सकता था, हमको द्विघात समीकरण बनाना था। क्या बनाना था, द्विघात समीकरण बनाना था। हम जानते हैं द्विघात समीकरण का क्या आता है, x² माइनस मूलों का योग, जो जो मूल दिया हुआ रहे उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो मेरे पास 3 और 4 था तो मूलों का योग तो दोनों जोड़ दिए, फिर इंटू x था, x लिख दिए, फिर प्लस था, फिर मूलों का गुणनफल, इसका मतलब जो जो मूल था दोनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दिया और बराबर क्या लिख दीजिए, 0 लिख दीजिए। आगे x² माइनस 4 और 3 7x प्लस 4 तिया 12। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई कोई इसी में गलती क्या करता है कि एगो ये चीज दिया हुआ है तो x² माइनस 3x प्लस बाद में 4 था प्लस 4x, तो उसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको ये चीज देखना है क्या दिया हुआ है। यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो हमको डायरेक्ट रख देना है, मेरा आंसर हो जाएगा। यदि मूल दिया हुआ रहेगा तब तो हमें जोड़ना होगा और इस जगह पे क्या करना होगा, गुना करके लिखना होगा, तभी मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह का एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न में क्या क्या कह रहा है, कंडीशन था द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल √3 और 2√3 है। किसी किसी विद्यार्थी का रूट देखते ही सर में दर्द होने लगता है। सर में दर्द नहीं होना चाहिए, जो जो कह रहा है मूल दिया हुआ था, इसका मतलब अल्फा का मान √3 था और दूसरा मूल 2√3, इसका मतलब बीटा का मान कितना 2√3। हम सूत्र जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसका मतलब x² माइनस दोनों मूल को जोड़ के x के साथ गुना, दोनों मूल को जोड़ेंगे, एगो √3 यहाँ एगो √3 और 2√3 दोनों को लिख ही दिया। अगला लाइन में जोड़े प्लस √3 गुना 2√3
3। आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1√3 और 2√3 कितना √3, 3√3 इंटू एक्स प्लस अब √3 गुना √3 3 हो गया और 3 दूनी कितना 6। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं वो चीज़ समझ में आ गया होगा। कुछ सवाल आपके होमवर्क के लिए, आपके होमवर्क के लिए बोर्ड पर कुछ प्रश्न दे रहे हैं। प्रश्न है, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल पहला 3 और 4, दूसरा 13 और 16, तीसरा √3 और √3, चौथा 5 और -5 और पाँचवा 7 और -3 हो। ये 5 सवाल हुआ। किस कंडीशन में, जब मूल मेरा दिया हुआ है। ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपको बनाना है कि द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूलों का योग 3 और गुणनफल 7 हो। दूसरा कंडीशन है कि मूलों का योगफल जो है वो -3 और गुणनफल -8 होना चाहिए। और एक सवाल लेते हैं, यदि योगफल √3 हो तथा गुणनफल 2√3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। इसके अलावे आज हमने मूलों की प्रकृति को बताया, उनसे भी संबंधित कुछ प्रश्न लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखे होंगे तो इनका शॉर्ट स्क्रीन या बीच में रोक कर इन्हें जो है इन प्रश्नों को रोक कर आप बनाएं। अगला सवाल हम लेते हैं मूलों की प्रकृति निकालने को लेकर। मूलों की प्रकृति निकालें, क्या निकालें, मूलों की प्रकृति निकालें। प्रकृति निकालना है और यदि मूल अस्तित्व में हो तो मूल ज्ञात करें। मूल क्या करें, ज्ञात करें। यदि अस्तित्व में कब होगा, जब d का मान 0 के बराबर हो या d से बड़ा हो। तो कुछ समीकरण हम लिख रहे हैं, इसका क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। +5 = 0। तीसरा है x² - 2x + 8 = 0। चौथा है 2x² + 9x - 7 = 0। एक सवाल और लेते हैं, 3x² - 10x + 5 = 0। इस पांचों सवाल में क्या करना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। यदि अस्तित्व संभव होगा तो मूल क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों उम्मीद है कि आपने सभी प्रश्नों को उतार लिया होगा। तो हम चाहेंगे द्विघात समीकरण के अगले पार्ट में कुछ नए चीज़ों से आपको मुलाकात कराएंगे। बस आपको करना यह है, जितना हमने पूर्वाभ्यास प्रैक्टिस आज कराया और जितना होमवर्क दिया घर में, जितना अधिक हो अधिक से अधिक इन्हें 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर बनाएं। जितना अधिक इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे यह आपको प्रतियोगी परीक्षा में भी बेनिफिट देगा। ये नहीं कि केवल मैट्रिक परीक्षा में इसका फ़ायदा है, इनका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर जब तक नौकरी लेना है तब तक हर हाल मिलेगा। उसके बाद भी यदि आप किसी को शिक्षा देना चाहते हैं तो उन्हें आप बता सकते हैं कि कैसे आप बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इन्हें घर में प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग शेयर और सब्सक्राइब काफ़ी कम करते हैं। आपके नज़दीक में जो मैट्रिक के छात्र हो उन्हें अधिक से अधिक यह वीडियो शेयर करें और हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जो है उन्हें सब्सक्राइब करें, जिनसे हम अधिक से अधिक आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमारे लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।